Okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. एक्सरे प्रोडक्शन. एक्सरे प्रोडक्शन हमारे पास होती है एक एक्सरे ट्यूब जो कि बेसिकली एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. Here is that evacuated glass tube. इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में आपके पास एक टारगेट एलिमेंट होता है जो कि बेसिकली मेटल होता है. ये वो टारगेट एलिमेंट है. दिस टारगेट एलिमेंट सर्व्स एज एनोड. ये एज अ एनोड एक्ट करता है. हम इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं. और यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं ये बेसिकली एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है. ये वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है EV नॉट जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और जब जाके इस मेटल टारगेट को हिट करेगा तो लूज करेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चल रहा है सारा एक लाइन पे. ये सो आपने hc डिवाइडेड बाय लैम्डा के बराबर लिखा. ठीक है, लैम्डा मिनिमम. सिर्फ V नॉट चाहिए तो फिर EV इधर ही लेंगे. अच्छा, तो दो कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से हो गए? ये हो गया इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. ये हो गया मेटल टारगेट व्हिच सर्व्स एज एनोड. इस मेटल टारगेट की इधर मैंने कोटिंग की हुई है टंगस्टन के साथ. वजह ये है कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली इसको हिट करेंगे तो मेटल सरफेस विल बिकम हीटेड अप. मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो पिघल जाएगा. तो मैंने उसके ऊपर टंगस्टन की कोटिंग की है. टंगस्टन की कोटिंग ही क्यों की? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो वो मेल्ट नहीं होगा. प्लस यहाँ पे एक कूलिंग सिस्टम भी होता है. कूलिंग सिस्टम आयल बात है बेसिकली जो कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में इससे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा. वाटर नहीं लिया, आयल लिया. क्यों? आयल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के मुकाबले में ज़्यादा है. वाटर मेल्ट होकर एवापोरेट हो जाएगा और ये प्रोसेस तो कंटिन्यूअसली होता रहेगा. तो हम आयल का इस्तेमाल करेंगे. फिर इसमें एक और कंपोनेंट जो यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया होता है दैट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन गन. ये माइनस ये प्लस. ये आपके पास कैथोड है. फिलामेंट एक्स एज आर. अच्छा, इधर इसको भी कनेक्ट करते हैं इसके साथ. तो ये एज आर कैथोड. ये सिस्टम बस पूरा अगर आप ले लें तो दिस होल सिस्टम इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन. इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने हैं और यहाँ पे एक स्लिट भी लगी होती है ताकि वो स्लिट क्या करे, इलेक्ट्रॉन बीम को डायरेक्शन दे ताकि वो जाके किससे हिट करे, एनोड को हिट करें जो कि बेसिकली एक मेटल टारगेट है. ठीक है. अब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट हुए. ये काफ़ी हाई वेलोसिटी से जाके इस मेटल टारगेट को हिट करेंगे तो सडनली डिसेलरेट होंगे. दे विल लूज देयर एनर्जी इन अ सिंगल कोलिशन. दे विल लूज देयर एनर्जी इन अ सिंगल कोलिशन जिसकी वजह से आपके पास कंटिन्यूसली यहाँ पर एक्स-रेज इमिट होती रहती है. ठीक है. ये फोटॉन फिर दो किस्म के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस वोल्टेज. इन फोटॉन्स की वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक होते हैं सॉफ्ट एक्सरे फोटॉन्स, तो उनको हम सॉफ्ट एक्सरेज कहते हैं. दे आर बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज जो कि हड्डियों के एक्सरे, दांतों के एक्सरे के लिए इस्तेमाल होती हैं. दूसरे होते हैं आपके पास हार्ड एक्सरे जो कि हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे फोटॉन्स होते हैं. ये हाई फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स के दरमियान जो एटॉमिक स्पेसिंग होती है वो 10 टू पावर माइनस 10 मीटर होती है. तो हम फिर क्या करते हैं डायफ्रैक्शन के लिए जो मैंडेटरी कंडीशन है स्लिट की विड्थ और वेव की वेवलेंथ कंपैरेबल होने चाहिए. तो हमारे पास एटॉमिक स्पेसिंग एज अ स्लिट विड्थ और एक्सरे की वेवलेंथ
10 to power minus 10 दोनों कंपेरेबल, तो एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता है थ्रू क्रिस्टल्स। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि एक्सरेज तो इमिट होना शुरू होगी, उनका हमें पता भी चल गया, दो किस्म की हैं, उनके यूजेस भी मैंने आपको बता दिए कि यूज क्या है उनके। अब इसके ऊपर कुछ सवालात हैं। वो सवालात ये हैं कि द फ्रीक्वेंसी, बल्कि फ्रीक्वेंसी की बजाय मैं टारगेट करूंगा इंटेंसिटी और क्वालिटी को। तो यहाँ पे तो आप जानते हैं कि ये एक्सरेज किस वजह से इमिट हो रही है, कंटिन्यूअस है, सडन डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इमिट हो रही है, ये कंटिन्यूअस एक्सरेज है। तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि द इंटेंसिटी ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरेज, इसमें मीनवाइल कैरेक्टरिस्टिक भी इमिट होंगी, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होगा, कंटिन्यूअस का होगा। So the intensity of the continuous X-rays या simply X-rays depend upon which of the following? A. Applied voltage. B. Filament current. C. Nature of target element. D. Both A and B. अब सुनो, फिलामेंट करंट के लिए एक अलग वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एक्सेलरेटिंग के लिए एक्सेलरेशन के लिए एक अलग वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। इस वोल्टेज की वजह से यहाँ से करंट फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन हीट अप होते हैं एंड दे आर फाइनली इजेक्टेड। अब वो इजेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की वजह से इस मेटल टारगेट की तरफ जाएंगे। तो ये दो किस्म की वोल्टेजेस दो किस्म के फंक्शंस दे रही हैं। ये वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल है इस फिलामेंट को करंट सप्लाई करने के लिए ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो। ये वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए ताकि वो जाके मेटल टारगेट को हिट करे। सवाल अब ये हुआ कि एक्सरेज की इंटेंसिटी से मुराद नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक्सरे की इंटेंसिटी इनमें से किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? यानी आसान बनाता हूँ सवाल को, 4 फोटॉन निकलेंगे या 10 फोटॉन निकलेंगे या 12 फोटॉन निकलेंगे, वो इन चारों में से कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? एक्सीलेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द फिलामेंट करंट। फिलामेंट करंट से क्या मुराद कि जब करंट ज्यादा होगी 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 4 फोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 फोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे 12 फोटॉन। तो इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन फिलामेंट करंट इन अकॉर्डेंस विद बिलावल लॉ। ठीक होगी बात? अच्छा, अब यही सवाल इन्हीं ऑप्शंस के साथ थोड़ी सी चेंज लेके प्रेजेंट करता हूं दोबारा। द क्वालिटी ऑफ एक्सरे, the quality of X-rays depend upon, X-ray की क्वालिटी इन चारों में से किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? अब इसके लिए हमें क्वालिटी का मतलब पता होना चाहिए। What do we mean by quality? By quality we mean energy or penetration power. तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस बंदे को सिलेंडर की एक शदीद ज़रूरत है क्योंकि मुल्क में ऑलरेडी सर्दियों में गैस का बुरान होता है, तो ऐसे लोग शिद्दत से ज़रूरत होते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसे, ये कुदरती वसाइल है और आपको पता है पाकिस्तान में कुदरती वसाइल की कोई कमी नहीं, गली मोहल्ले में हर जगह पर कुदरती वसाइल जो है फिजिकल फॉर्म में घूम रहे होते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल 14 अगस्त पे कुदरती वसाइल गलियों में आ जाते, ठीक है ना? तो ये जो लोग हैं ये कुछ इस किस्म की हरकतें करके अब शो करते हैं कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं।
चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। ओके बताएं क्वालिटी एक्सरेस की क्वालिटी अप्लाइड वोल्टेज, यू गॉट द आइडिया, ठीक है। अच्छा देखो मैं हर ऑप्शन पे एक एमसीक्यू रखता जा रहा हूँ। Yes, sir. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ characteristic X-rays depend upon which of the following? कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे की फ्रीक्वेंसी इनमें से किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कंटिन्यूअस दोनों इमिट होंगे, ठीक है। मेजर पोर्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो साथ इमिट होनी है, क्योंकि वो जो ग्राफ आपने देखा था उसमें मैंने कोई अलग से रीजन नहीं बनाया कि ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये कंटिन्यूअस है, दोनों कंबाइन थी। तो इमिट तो दोनों हो रही हैं। अब मेरा तीसरा सवाल इन्हीं ऑप्शंस के साथ ये है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे की फ्रीक्वेंसी इनमें से कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे को कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे कहते ही इसलिए Yes, sir. कि वो एलिमेंट की नेचर पे, टारगेट एलिमेंट की नेचर पे डिपेंड करती है। अगर आपने थोड़ा कम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट लिया है तो उसका एनर्जी गैप थोड़ा कम होगा, तो वो कम फ्रीक्वेंसी वाली कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे इमिट करेगा। अगर आपने हैवी एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट लिया है तो उसके पहले दो एनर्जी लेवल या दूसरे दो एनर्जी लेवल के दरमियान गैप भी बहुत ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज इमिट करेगा। ये वो वजह थी कि मूजले ने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की टर्म्स में अरेंज किया था। यू गॉट द आइडिया? Yes, sir. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ टारगेट एलिमेंट। अब आप देखें एक एमसीक्यू के अंदर बजाते खुद 4 एमसीक्यू अवेलेबल है। हर एक ऑप्शन एक एमसीक्यू होता है। मैं अपनी 2000 एमसीक्यूज बुक को अक्सर अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं एमसीक्यूज इंक्रीज नहीं करता, सिर्फ पास पेपर अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि 2000 की लिमिट के अंदर रहते हुए इन एमसीक्यूज को ख़त्म करना ऑलरेडी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन वो 2000 एमसीक्यूज मैंने इतने ज़बरदस्त प्रिसीजन से बनाए हुए हैं कि वो बहुत से कॉन्सेप्ट्स को इनकम्पस कर लेते हैं। जैसे आप देखें अभी मैंने एक ही सेट ऑफ ऑप्शंस के अंदर 3 किस्म के एमसीक्यूज को कवर करके रखा हुआ था। तो जब आपको एक ऑप्शन सही पता हो ना, एक फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यू आपको आता है, ये जब आपको पता है कि ये क्यों है, तो आपको ये भी पता है कि ये और ये क्यों नहीं है। तो बेसिकली वो 2000 की एमसीक्यू बुक नहीं है, वो एक्चुअली 8000 एमसीक्यूज है, क्योंकि आपको सही आंसर का पता हो कि क्यों सही है और 4 जो बाकी 3 ऑप्शन है वो गलत हैं, वो क्यों गलत है, तो आप बाकी एमसीक्यूज को भी कवर कर देते हो। स्पेक्ट्रम आपका हमेशा ब्रॉड ही रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो ये किस्सा खत्म हो जाता है एक्स-रेस का यहाँ पर, ठीक है। एक्स-रे की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप लोगों ने देखी हुई ऑलरेडी। अगर आप साइंस की फील्ड में देखें तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन है, मेडिकल की फील्ड में देखें तो हड्डियों का हम एक्स-रे कराते हैं, बोन इनका हम एक्स-रे कराते हैं, और सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी वीडियो में शेयर कर दूँगा, ठीक है। ये किस लिए की जाती है? 3D इमेज हासिल करने के लिए। 3D इमेज इज मोर डिटेल्ड देन अ 2D इमेज। जो आप नॉर्मल एक्सेप्ट करते हो तो एक 2 डायमेंशनल इमेज होता है, उसमें इतनी डिटेल्स विजिबल नहीं होती। अगर आपको उससे हाई डिटेल चाहिए, 3D इमेज आपको फिर सीटी स्कैन में मिलता है। एक टर्म है लेजर, एक टर्म है मेजर। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म लेजर? Light amplification by stimulated emission of radiation. What do we mean by the term maser? It is the microwave amplification by stimulated emission of radiation. मेजर जो है क्योंकि माइक्रोवेव है, इनविजिबल रेंज में होता है। लेज़र विजिबल रेंज में, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है आपके पास, लेकिन कोशिश ये होती है कि वेवलेंथ ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए ताकि उस लेज़र की, अगर वो डोमेस्टिक लेज़र है तो उसकी एनर्जी कम हो, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकते हैं। इवन
हम लेज़र नाइफ्स का इस्तेमाल करते हैं। हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज, ये किसने बताया आपको? हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस टॉप 10 के चार्ट में डायमंड 6 या 7 नंबर पर है। ग्राफीन टॉप करता है इस चार्ट। ग्राफीन इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। अगर आप डायमंड को लेके चट्टाने काटें, चट्टाने टूट जाती हैं। आपको पता है जो ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल मशीन के टॉप के आगे डायमंड लगा होता है, क्योंकि डायमंड हार्डेस्ट नोन है तो वो चट्टान को काट सकता है। लेकिन डायमंड से भी ज़्यादा अच्छा प्रिसीजन और कटिंग लेज़र कटिंग है। लेज़र उससे भी बेहतरीन कट देती है हाई प्रिसीजन के साथ। अच्छा, चाहे आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लो या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लो। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मैंने आपको कहा, जैसे आप गन्स में भी लेज़र का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शनलिटी की वजह से, अपने टारगेट को एम करने के लिए। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप देखें तो लेज़र स्कैल्पल, उनका प्रिसीजन फाइनेस्ट स्कैल्पल से भी ज़बरदस्त है। क्योंकि ये जो कॉर्निया की जो बेंड हो जाता है, मेरी आई साइड जैसे वीक हो गई है, तो कॉर्निया अपनी इलास्टिसिटी थोड़ा खो देता है, बेंड हो जाता है। तो लेज़र लाइट जब ये उसके ऊपर फॉल करते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल पोजीशन है उसकी, ठीक है, ये नॉर्मल पोजीशन है। तो जब शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस होगी तो या ये थोड़ा आगे बेंड हो जाता है या ये थोड़ा पीछे बेंड हो जाता है। तो फिर ये क्या करते हैं, लेज़र से परफोरेशन करते हैं, लेज़र से उसकी थोड़ी सी वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग इन सच अ वे कि इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। थिकनेस कम हो जाएगी तो इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको वापस लेट से ये यूँ बेंड हुआ था यूँ बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। ये जब अपनी जगह पे आ जाएगा तो नज़र बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन उससे ख़तरा किस चीज़ का होता है, आप लेज़र बीम फॉल कर रहे हो, अगर वो डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं है तो इसकी परफोरेशन हो सकती है। परफोरेशन होगी तो यू लॉस्ट योर आई साइज, क्योंकि हमें तो यहाँ पे आके बनना है। तो ये अब आप देखें कि हमारे आई के अंदर कितना छोटा सा कॉर्निया मौजूद है। कॉर्निया पे इमेज बनता है या रेटिना पे, मैं भूल गया हूँ, बायो मेरी थोड़ी वीक है। कॉर्निया, रेटिना पे इमेज, तो ये फिर रेटिना की वेल्डिंग थोड़ी सी की जाती है ताकि उसकी जो इलास्टिसिटी है उसको बढ़ाया जा सके। तो अब आप देखें कि ये कितने माइन्यूट लेवल पे जाके आपको प्रिसीजन दे रहे हैं और हो जाते हैं। मोस्टली दीज ऑपरेशंस आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। एनीवेज, इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। होलोग्राम का नाम सुना? Yes, sir. 3D इमेज, करीबन 12 कैमरे या 8 कैमरे इस्तेमाल होंगे। मैं आपको इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, 7 वाली क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो होलोग्राम टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होगा, इधर अगर वो कैमरास फिट कर दिए जाएँ तो मेरा एक 3D इमेज 7 वाली क्लास में मौजूद है। मैं जो कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ, जो कुछ जिस तरह यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर वहाँ पे एक कंप्यूटर स्क्रीन मौजूद हो, वहाँ पे साउंड सिस्टम मौजूद हो, तो मेरा साउंड भी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेरी जो राइटिंग है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आएगी। और आई विल बी टेकिंग क्लास जस्ट लाइक आई एम टेकिंग क्लास विद यू, आई विल बी टेकिंग क्लास ओवर देयर विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। तो ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी का एक और ये लेज़र का एक और हमारे पास फ़ायदा है, ठीक है। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले इस लेज़र का प्रिंसिपल क्या है? It is based on stimulated emission. Light amplification by stimulated emission of radiation. इसमें ये जो दो वर्ड है stimulated emission, ये इसका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है। कैसे? This we will explain in some time inshallah. कैरेक्टरिस्टिक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। What are the various characteristics? पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी मोनोक्रोमेटिसिटी। लेजर लाइट इज मोनोक्रोमेटिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्शनैलिटी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कोहेरेंस। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इट इज हाईली इंटेंस। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है हाईली पोलराइज्ड बीम। मोनोक्रोमेटिसिटी का क्या मतलब है? सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। आपके लेवल पर हम इसे एज अ सिंगल वेवलेंथ बीम ट्रीट करते हैं। डायरेक्शनलिटी, ये लॉन्गर डिस्टेंसेस तक एक ही लाइन में ट्रेवल, एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी।
इवन 0.75 बिलियन किलोमीटर तक ये स्ट्रेट लाइन में आउटर स्पेस में ट्रेवल कर सकती है। ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। और कुछ लेज़र ऐसे भी मौजूद हैं कि उनकी वो जो पावर वो डिलीवर करते हैं, वो लेज़र दुनिया के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज़्यादा एनर्जी वो डिलीवर करने की एबिलिटी रखते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर वेरी हाई इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से मुराद नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एक छोटी सी बीम में जो फोटॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। ये बीम देखो, ये स्कैटर हो रही है। स्कैटर होने की वजह से नीचे क्या हो रहा है? इंटेंसिटी इज, इफ यू रिमेंबर, पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया और एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ रही है, एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इंटेंसिटी, लेजर में ऐसा नहीं होता। लेजर में कोहेरेंस होती है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। यानी अगर दो फोटॉन इन फेज जा रहे हैं तो वो फिर सारी उम्र इन फेज जाएंगे टू वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। इन फेज रहने की वजह से फिर क्या होगा कि ये इंटेंसिटी लूज नहीं करता। इन फेज होने का क्या मतलब होगा? कोहेरेंस का क्या मतलब होगा कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। अच्छा, हाईली पोलराइज्ड पोलराइजेशन चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों ने पढ़ी होगी। रिस्ट्रिक्टिंग द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट। दिस इज द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दिस वन इज द मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब अगर आप इसको लेते हो एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस, तो बताओ इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कौन से प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं? वाई जेड प्लेन में। ये वाई जेड प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन अगर डिफाइंड हो तो हम कहते हैं लाइट पोलराइज्ड लाइट। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक होता, यहाँ पे मैग्नेटिक होता, तो ये फिर Z क्या नाम जा रहा होता? फिर इसका प्लेन होता एक्स वाई प्लेन। तो असल में ये जो लाइट पैदा हो रही है पोलराइज्ड है या नहीं? नहीं, क्योंकि ये लाइट तमाम प्लेन्स में जा रही है। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इन बिटवीन हर जगह पे ऐसी लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो लेजर लाइट एक पोलराइज्ड लाइट है। अच्छा, पंपिंग करते हैं। पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या ऐसा करते हैं? मोड्स ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहाँ पर मौजूद है। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए मेरे पास कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो देखिए, एक तरीका ये हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें। ठीक है ना? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा। जैसे हमने वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। आप एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस इंस्टॉल कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होंगे गैस से और उसके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे और उसको एक्साइट कर देंगे टुवर्ड्स अ हायर एनर्जी लेवल। तो एक तरीक़ेकार ये हो सकता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। ठीक है। दूसरा तरीक़ेकार आप उसको हीट अप करें, हीट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है आप उनको दे दें तो भी वो एक्साइट हो सकते हैं, या कोई और रेडिएशन दे दें। इस मेथड को फिर हम क्या कहेंगे? एक्साइटेशन बाय फोटॉन ऑप्टिकल पंपिंग। आप लाइट की मदद से उसको हायर एनर्जी लेवल में भेज दें। तो वोल्टेज अप्लाई करके भी भेज सकते हैं, कोलिजन के थ्रू भी एक्साइट कर सकते हैं। एक ऑलरेडी एक्साइटेड एटम जाके दूसरे एटम को हिट करे तो पहला एटम डी एक्साइट होगा, दूसरा एटम एक्साइट हो जाएगा। और ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू भी आप इसको क्या कर सकते हैं? एक्साइट कर सकते हैं। तो मैं ये ऊपर ले जाने के लिए 3 तरीके मेंशन कर देता हूँ कि आप चाहें तो आप एक्साइटेशन बाय कोलिजन करें, आप चाहें तो बाय वोल्टेज करें,
आप चाहें तो बाय ऑप्टिकल पंपिंग। अच्छा, मैं इस वक्त ऑप्टिकल पंपिंग का सहारा लेके फर्ज करो कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लिया था। अब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होना चाहता है, तो मोड्स ऑफ डी एक्साइटेशन what will be the various modes of de-excitation of electron? जो various modes होंगे de-excitation, they will be spontaneous emission or stimulated emission. स्पॉन्टेनियस एमिशन, अब देखो पिछली डायग्राम की निस्बत इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है। एक एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है, एक नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम 10 नैनोसेकंड होता है, विच इज 10 टू पावर -8। यानी मैक्सिमम इतना टाइम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्पेंड कर सकता है। इतना ही करेगा या नहीं करेगा ये मुझे नहीं पता, बिकॉज ऑफ व्हाट, HUP, अनसर्टेनिटी। कितना टाइम स्पेंड करेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिस्टिकली बता सकता हूँ कि मैक्सिमम 10 टू पावर -8 सेकंड स्पेंड करेगा और उसके बाद कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर ये E1 है और ये E2 है तो नतीजा क्या होगा, कितनी एनर्जी वाला फोटॉन एमिट करेगा, E2 माइनस E1, लेट इट से HF12 फोटॉन। ठीक है, अब ये प्रोसेस नेचुरली है, स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन की दो खसूसियात होंगी, एक तो नेचुरल होगा और दूसरा एक्सोथर्मिक, खुद ब खुद होगा और नतीजे में एनर्जी मिलेगी आपको। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन इतना टाइम स्पेंड करने के बाद खुद ब खुद नीचे आ जाएगा और वही फोटॉन इमिट करेगा जो कि उससे ऑब्जर्व किया था इन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एक्साइटेड स्टेट का, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम याद रखिए। अच्छा ये बताएं इसका लाइफ टाइम क्या होगा ग्राउंड स्टेट का? तो इलेक्ट्रॉन को ना छोड़ो, सारी उम्र इधर ही बैठा है। ग्राउंड स्टेट का लाइफ टाइम इनफाइनाइट होता है। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक एक्साइटेड स्टेट में बैठा हुआ है E2 में, वो नीचे आना चाह रहा है लेकिन वो सोच रहा है मैं कुछ देर बाद आऊंगा। यहाँ पर जो फोटॉन निकलेगा किस डायरेक्शन में इमिट होगा? क्या हमें ये पता चल सकता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर नीचे आया तो ये किस डायरेक्शन में फोटॉन इमिट करेगा? कभी नहीं पता चल सकता, ये याद रखिए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट और डी एक्साइट हो रहे हैं वो हर डायरेक्शन में फोटॉन इमिट करें, इसीलिए तो ये लाइट अनपोलराइज्ड है। लाइट के अनपोलराइज होने की वजह यही होती है कि जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो ये पता नहीं होता कि वो किस डायरेक्शन में फोटॉन इमिट करेगा, वो किसी भी डायरेक्शन में फोटॉन इमिट कर सकता है। तो यहाँ से निकलने वाला फोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहेगा, कभी इस डायरेक्शन में होगा, कभी इस डायरेक्शन में होगा, कभी इस डायरेक्शन में होगा। उसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी है, यानी डायरेक्शन क्वांटाइज नहीं है कि फोटॉन किस डायरेक्शन में इमिट होगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक फोटॉन भेज दिया, उस फोटॉन की एनर्जी इन्हीं दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर है। अब ये तो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में, अगर ये ग्राउंड में होता तो इसको ऊपर भेज देता, इधर ले आता। ये तो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में, ये फोटॉन इसे एक्साइट करने की बजाय क्या करेगा, डी एक्साइट करेगा। और मुझे खाली इससे फायदा नहीं हुआ कि इस फोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट किया, मुझे ये फायदा हुआ है कि मुझे एक फोटॉन तो ये इंसिडेंट फोटॉन जो कि मैंने भेजा था, दूसरा फोटॉन भी मिलेगा जो कि इस इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन की वजह से मिलेगा। तो अब दो काम हुए, पहला काम एम्प्लीफिकेशन हो गई, एक दिया था दो निकल। दूसरा काम एक फेज है कि नहीं, तो हमारे पास दो फोटॉन निकलेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी यानी वो इन फेज होंगे। तो ये आपके लेज़र और ऑर्डिनरी लाइट का फ़र्क है। ये बात सबसे पहले आइंस्टाइन ने की थी। आइंस्टाइन आप कह सकते हैं ही वाज अ जीनियस बिहाइंड लेज़र थ्योरी,
कि जो फोटॉन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता है वही फोटॉन इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट भी कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हो तो यही फोटॉन इन फेज आए तो उसको क्या करेगा, एक्साइट करेगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो एक्साइटेड स्टेट में हो और ये फोटॉन आउट ऑफ फेज आए तो इसको क्या करेगा, ये एक्साइट करेगा। समझ आई बात? अच्छा, इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अभी मजीद टाइम स्पेंड करना चाह रहा था तो मैंने उसको कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है, अब तुम अभी के भी डी एक्साइट करो और मुझे फोटॉन भी इसी डायरेक्शन में दो। तो ये है आपके पास लेज़र की, ये जो एक्रोनिम है हमने इसको ओपन किया, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन। तो देखो लेज़र लाइट इमिशन, वह लाइट इमिशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, और इसमें एम्प्लीफिकेशन हुई है कि नहीं? तो लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन, LA लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफाई हुई बाय स्टिमुलेटेड इमिशन। यहाँ से हमने स्टिमुलेट किया, तो यहाँ पे स्टिमुलेशन किया, यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन हासिल कर ली। समझ आ गई बात? E1 ग्राउंड स्टेट है। लाइफ टाइम क्या होता है ग्राउंड स्टेट का? E2 अब बताओ। E1 जो है ये ग्राउंड स्टेट है। जब मैं इसका नोमेनक्लेचर लिख दूं तो शायद आप लोगों को पता चल जाए कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। E1 ग्राउंड स्टेट है, E2 मेटा स्टेबल स्टेट है और E3 एक्साइटेड स्टेट है। अच्छा, ये भी एक्साइटेड स्टेट है, ये भी एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन ये नॉर्मल और अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट है। लेकिन ये मेटा स्टेबल, यानी स्टेबल, फुली स्टेबल ये वाला है, और नॉर्मली स्टेबल, हाईली अनस्टेबल ये वाला है। तो उनके दरमियान में कौन सा होगा? मेटा स्टेबल स्टेट। तो लाइफ टाइम चेक करें, इसका लाइफ टाइम इंफिनिटी है, ये कंप्लीटली स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ पे रह सकता है। इसका लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड है और इसका लाइफ टाइम -3। तो द रेशियो ऑफ लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट टू द लाइफ टाइम ऑफ, बल्कि मैं मेटा स्टेबल को ऊपर लिख देता हूँ तब आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा स्टेबल है। लाइफ टाइम ऑफ मेटा स्टेबल टू लाइफ टाइम ऑफ is equal to 10 to power, or 10 to power is equal to 10 to power 5, 10 to power 5, मीनिंग ओपन करो इसका 1 लाख। मेटा स्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट के मुकाबले में 1 लाख गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ने 1 सेकंड गुजारा तो मेटा स्टेबल स्टेट में 1 लाख सेकंड गुजारेगा। अब बात ही समझ आई है? अच्छा, तो आपका एक MCQ ये आया है इंटरव्यू टेस्ट में। An excited state of an atom with unusually longer lifetime than other excited states. मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट एक एक्साइटेड स्टेट ही है जिसका लाइफ टाइम दूसरे एक्साइटेड स्टेट्स के मुकाबले में गैर मामूली तौर पर ज़्यादा है। यू गॉट द आइडिया? यानी कि ग्राउंड स्टेट के ऊपर सारे ही एक्साइटेड स्टेट हैं, लेकिन कुछ एक्साइटेड स्टेट ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टे कर सकता है और कुछ ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन कम स्टे कर सकता है। इज इट क्लियर? अच्छा, सेकेंड, इस ज़्यादा स्टे करने की वजह से क्या होगा? आप करेंगे ऑप्टिकल पंपिंग और इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कंटिन्यूसली। या क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबल है?
तो दो ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, E1 या E2। हम कहते हैं कि जनाब इलेक्ट्रॉन E2 में चला गया, तो E2 में जाके सारे जमा होंगे या नहीं? E2 में जब सारे जाके जमा होना शुरू हो जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में मेटास्टेबल स्टेट में ज़्यादा हो जाएगी। फर्ज करो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद n1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद n2 है, तो जब आप ये कंडीशन अचीव करोगे कि n2 इज ग्रेटर देन n1, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये आपका दूसरा MCQ। Population inversion is the condition in which the number of electrons या atoms in metastable state is greater than the number of electrons or atoms in ground state. Is it clear? Yes, sir. ये MCQ भी आ चुके हैं, अच्छा MCQ टेस्ट में पास हुए। हीलियम नियॉन लेजर लिक्विड लेजर है, सॉलिड लेजर है या गैस लेजर है? गैस लेजर है, ठीक है। और इसमें हीलियम और नियॉन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है इसके ऊपर, पहले उनको एड्रेस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ें, ठीक है। दोज क्वेश्चंस आर 1 हीलियम और नियॉन, हीलियम और आर्गन क्यों नहीं लिया? हीलियम और क्रिप्टॉन क्यों नहीं लिया? नियॉन और आर्गन क्यों नहीं लिया? आपके पास तो बहुत सी मोनोएटॉमिक गैसेस अवेलेबल। हीलियम और नियॉन का कॉम्बिनेशन इसलिए इस्तेमाल किया है कि दे हैव नियरली आइडेंटिकल